लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कुछ तो अप्रैल की शुरुआत में ही सामने आने लगे हैं। रवायती तौर पर जंगल में आग लगने के वाकयात गर्मियों में उरूज पर होते हैं और जब दर्जा हरारत में इजाफा होता है, खुश्क मौसम की वजह से आग की लिपटें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। हालांकि गर्मियों के मौसम की शुरुआत में ही जंगलों में आग लगने की शुरुआत हो जाती है, मामलात बढ़ने लगते हैं और मौसमियाती तब्दीली आग की सरगर्मियों के कुदरती चक्र को और भी ज्यादा बदल देते हैं, जिससे अप्रैल में आग लगना आम बात होती है। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो पिछले कुछ दिनों में ही खासतौर पर साउथ कश्मीर में जंगलों में आग लगने के कई बड़े वाकयात सामने आए। अनंतनाग में बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगी, नुकसान पहुंचा और इसी तरीके से पिछले दिनों श्रीनगर के जंगलाती इलाकों में आग लगने की खबरें सामने आई। गांदरबल, तराल, कोकरनाग समेत कई इलाकों में गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही जंगल में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। हालांकि गर्मी की शुरुआत से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि कई इलाकों में आग लग सकती है। जाहिर है कि ये आम बात होती जा रही है। पिछले साल दिसंबर और इस साल फरवरी में लंबे वक्त तक सूखे की वजह से जम्मू कश्मीर में कई जंगलों में आग लगने के कई मामले सामने आए। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में ग्रीन कवर में गिरावट देखी गई और इसकी वजह से अहम वजह क्लाइमेट चेंज, जंगलों की कटाई, जमीन की तब्दीलियां, ये सारी चीजें मानी जा रही है। आग ने न सिर्फ जंगलाती इलाकों को तबाह कर दिया है, बल्कि जानवरों को भी संगीन खतरा लायक है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए दिए गए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के मुताबिक कश्मीर में 2021 और 23 के बीच में 40.61 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन कवर तबाह हो गया और 21,387 स्क्वायर किलोमीटर से घटकर 21,346 स्क्वायर किलोमीटर तक ये पहुंच चुका है। ये हालात कुदरती हैं या फिर खुद के जरिए पैदा किया हुआ, यानी इंसानों के जरिए पैदा किया हुआ। इन खतरात से कैसे निपटा जाए, जम्मू कश्मीर को इन खतरात के लिए फौरी तौर पर किन इक़दाम की ज़रूरत है, कैसे तैयार किया जाए, और इन सब मुद्दों पर बात करने के साथ हमारे लिए ख़ास तौर पे आज इन्हीं तमाम तर मौजू पे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस तरह के मामलात को रोकथाम के लिए हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इस दुनिया में हम सभी सिर्फ हम इंसान ही अकेले नहीं हैं, बल्कि इन जंगलों में रहने वाले हज़ारों लाखों जिंदगी ऐसी है जो इन आग की चपेट में आती है। चाहे वो जमीन के ऊपर रहते हो, जमीन के अंदर रहते हो, पेड़ों के पास रहते हो, पेड़ों के अंदर रहते हो, खुद पेड़ एक जिंदगी है। और जाहिर है कि ऐसी तबाही से न सिर्फ ये ग्रीन गोल्ड तबाह हो जाते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती जो हमारे आसपास है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। खुदाया गई बेबस खुदाया वनकर पनु नजर नायत और दिगारा गई फेल छवरा वनकर पनु रहम सर नार छी अनकंट्रोल कंट्रोल टोटल से छरा बेसन छी इनको ओयो साइड पर रखू करनी आगे जंगलों में आग ने तबाही मचा रखी है और उन तमाम तर चीज़ों पे संजीदगी से गौर करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम और आप सोच रहे हैं। हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, फ़िक्रमंद भी हैं, उसके लिए कदम भी उठाते हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं हमसे ज़्यादा, और हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस जन्नत में हम रहते हैं, उसे जन्नत नज़ीर बना करके रखें, ताकि हमारी ये धरती, हमारा ये समाज, हमारा ये इलाका जहां हम रहते हैं, वहां हम उसे तबाह न कर डालें और एक दिन ये पूरी की पूरी धरती, मदरलैंड ख़त्म न हो जाए। डॉक्टर तौसीफ भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट। इंजीनियर आकिब हुसैन मीर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FAS के, और कर्नल SS पठानिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तौसीफ, इस्तकबाल करते हैं आपका। सीधा आपसे यही सवाल रहेगा कि सबसे पहले हम वजह जानेंगे कि जंगलों में ये जो आग लग रही है, हालांकि वाकयात अब बढ़ गए हैं, आप शायद इसको बेहतर तरीके से हमें बता पाएं,
बहुत ज़्यादा वाक़यात देखने को मिल रहे हैं जंगलों में ये आग, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है? इसका और डेवन हमें समझाइए डॉक्टर तौसीफ जी। देखिए, धरती पे स्वर्ग कहने वाले कश्मीर में एक नई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं जिसको हम फॉरेस्ट फायर के नाम से, ये जो जंगलों की आग है ये हमारे इकोसिस्टम, हमारी बायोडाइवर्सिटी और हमारे ह्यूमन लाइवलीहुड को बड़ा ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर हम रिसेंट आंकड़ों की बात करें, अभी जो रिसेंटली हमारे पास 2024-25 में अभी तक 1240 के केसेस सामने आए हैं इस जंगल के जो आग हैं। जैसे आपने कहा कि जब आग की बात आती है उसमें पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, उसमें हमेशा नेगेटिव ही होता है। और हमारा जो बेसिकली पिछले साल का अगर हम आंकड़ा देखें, 3500 हेक्टर हमारे जो जमीन के हैं वो इस फॉरेस्ट फायर के अंडर हमारे कश्मीर में जो वाकयात हुए कम से कम 1240 जो हमारे पास रिकॉर्डेड रिसेंट हमारा सर्वे कह रहा है, उसके आगे ने जो ये है ये बहुत ही बड़ा एक हमारे पास एक दुखदायक और एक बहुत ही एक जो हमारी कश्मीर की एक इकोसिस्टम है उसको बड़ा ही डिस्टर्ब कर रहा है। और जो फ्रेजिलिटी है हमारी कश्मीर की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि धरती पर स्वर्ग कहने वाले कश्मीर को बहुत सारे चैलेंजों का सामना है। हमारे वेटलैंड सूख रहे हैं, हमारे जो चश्मे हैं वो सूख रहे हैं, हमारी बारिश और बर्फ कम हो रही है। अब साथ साथ उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वही कॉन्सिक्वेंसेस का नतीजा है कि आज हम फॉरेस्ट फायर्स पिछले 5-6 दिन में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन हमने इसका अलार्म, इसके बारे में हमने लोगों को आगाही पहले दिन से की है। जब से यहाँ पे इरेटिक वेदर पैटर्न स्टार्ट हुए, जब से यहाँ पे हमारे ड्राई स्पेल स्टार्ट हुए, तो हमने लोगों को इसके बारे में अवेयर करना स्टार्ट किया कि हमें बड़ा, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी बीच में जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जंगल में आग लगने की बहुत ज्यादा वारदातें आगे आ सकती है। अभी रिसेंटली ईद पे हमने देखा कि जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज है वो इसमें बहुत ज्यादा मुलविस है। जैसे आप देखते हैं कि केयरलेस डिस्पोजेबल ऑफ सिगरेट्स होते हैं या बीड़ी, जो वेजिटेशन के आसपास जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं या धूम्रपान करते हैं, उसके बाद जो बुझाने के बगैर जब वो सिगरेट बीड़ फेंकते हैं वो हो जाता है। दूसरा, जो कैंप फायर्स हम इन वेजिटेशंस के आसपास जो हम कैंप फायर्स लगाते हैं, बॉन फायर्स लगाते हैं, चाहे वो टूरिस्ट्स हो, चाहे वो पिकनिकर्स हो या कोई भी हो, तो वो अनअटेंडेड छोड़ते हैं। उसके बाद उसके ऊपर भी ये वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। और साथ साथ ये खाली ये दो ही नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी हमारे वजूहात हैं जिसपे हम बात आगे करेंगे कि क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर में भी आप देखें कि जो हम स्लैश बर्न करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, जो जिससे भी अनकंट्रोल्ड फायर स्प्रेड होता है। और इलीगल एक्टिविटी, चारकोल प्रोडक्शन, बहुत सारी ऐसे रीजंस हैं जो अभी हम देखते हैं। कहीं कभार हमने देखा है कि कोई लैंड माफिया या कहीं पे है, उनको लगता है कि ये लैंड अगर इसमें आग लगाई जाए तो एक जमीन आगे सामने आए, और वो भी एक उसमें एक रीजन रहा है पीछे। तो कुल मिला के यही है कि जो हमारे ड्राई स्पेल कश्मीर का है, जो इरेटिक हमारा वेदर पैटर्न है, और लैक ऑफ जो प्रेसिपिटेशन, अभी जो प्रेसिपिटेशन हमारी बहुत कम हुई है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मेन वजूहत है जो हमारे जंगलों में आग अभी लग रही है। उसका एक बहुत बड़ी वजह इन लोगों को माना गया है कि और 2-3 चीजें जो मैंने आपके सामने रखी, ईद पे हमने देखा कि जो बच्चे कहीं पिकनिक्स वगैरह पे जा रहे हैं और वहां पे वो अनअटेंडेड सिगरेट बिट्स या कैंप फायर छोड़ दे, वो भी एक वजह देखी गई है। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। ये कुछ ऐसी वजूहत है जो अभी रिसेंट जो फायर की वजूहत हमारे सामने आई हुई है। बिल्कुल। इंजीनियर आकिब हुसैन मीर साहब, आपकी तरफ में सीधा आऊंगा। सबसे पहले इस्तकबाल है आपका। सवाल यह है कि इकोसिस्टम तबाह हो रहा है, वजह कोई भी हो, लेकिन कितना बड़ा नुकसान है? खास तौर पे आपका डिपार्टमेंट इस सिलसिले में क्या कर रहा है? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए। और जैसा आप सबको पता है कि हमारा काफी सारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, लगभग 20% के आसपास जो JNK-UT का है, तो फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है। ये एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट है हमारी यूटी के लिए। और अनफॉर्चुनेटली हम टाइम टू टाइम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं। और अगर सवाल रहा फॉरेस्ट फायर लगते कैसे हैं, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया, नेचुरल कॉज भी रहता है और ह्यूमन कॉज भी रहते हैं। नेचुरल कॉज में जैसे जो है लाइटनिंग की वजह से ऐसे फायर्स होते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो कि लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता है, कई बार जो है टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं और जिसकी वजह से विदाउट एनी इग्निशन डिवाइस जो है हमारे जो ड्राई लीव्स वगैरह है वो आग पकड़ते हैं। लेकिन जनरली जो कॉज होता है हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी जो कंडीशंस होती है, वो फॉरेस्ट फायर्स के लिए काफी फेवरेबल होती है। और खासकर जहां पे हमारा कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स जो है ह्यूमन कॉज की वजह से होते हैं, जहां पे जैसे आपने सही बताया कि
जब हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो कैंप फायर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, हम वहाँ पे बारबेक्यूज वगैरह बनाते हैं, या वहाँ पे जब हम कैंपिंग कर रहे होते हैं तो हम सिगरेट वगैरह भी वहाँ पे छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हम तो सर आपकी पूरी टीम वहाँ रहती है, आप उन तमाम तर चीज़ों पे नज़र रखते हैं और उसके लिए ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने जिम्मेदारियां दी हैं, फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई भी आकर के अगर इस तरह की हरकतें करता है और आसानी से हमारी इकोसिस्टम को तबाह करके चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती? देखिए, जो फॉरेस्ट फायर्स का जो जुरिस्डिक्शन है ये जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होता है, क्योंकि फायर टेंडर्स जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, हमारा एक्सेस खाली वहां तक होता है जहां तक हमारा मोटरेबल रोड होता है, क्योंकि हमारे जो फायर टेंडर्स है जहां तक हमारी गाड़ी जा सकती है हम वहां तक जाते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो चूंकि पर्टेन करता है तो उनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, और हम डीएफओ जो कंसर्न होते हैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच रहते हैं। और इनिशियली चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस आग को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जो ही उनको लगता है कि आग उनके कंट्रोल से बाहर जाने वाली है या आग की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो फायर डिपार्टमेंट को भी इत्ला देते हैं, हमारी टीम्स वहां जाती है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे फायर टेंडर्स मोटरेबल रोड तक ही उनका एक्सेस रहता है, तो उसके बाद भी हमारी जो टेक्निक्स होती है, जो हमारे पास फायर बीटर्स वगैरह होता है, और मैन पावर के साथ वो इक्विपमेंट्स लेके हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ या जितनी भी एजेंसीज बाकी होती है, हम उनके साथ मिलके इस फायर पे कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़ी बात है। मैं कर्नल साहब की तरफ अब आऊँगा और जाहिर है कि आपकी एक्सपर्टीज़ इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, फ़ौज हमारी गश्त लगाती रहती है दहशतगर्दों को खदेड़ने के लिए, सरहद की हिफाजत के लिए, तो क्या ये सारी चीज़ें इन तमाम तर चीज़ों की वजह से हो रही है क्योंकि फ़ौज भी होती है, दहशतगर्द भी अपना हाइड आउट बनाए हुए रहते हैं, और दूसरी तरफ हमें ये शक है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं साजिशें कर रहा है, या फिर लैंड माइन्स, कुछ भी जो आप हमें इस सिलसिले में बता पाएं? देखिए सर, जहां तक फॉरेस्ट फायर का सवाल है उसके लिए मेनली 3 रीजन हम मान के चल सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो नेचुरल रीजन है जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसका जो आउटकम है वो निकलता है फॉरेस्ट फायर के रूप में। दूसरी जो वजह है वो है मैन मेड, जिसके अंदर बड़े फैक्टर आ जाते हैं कि ये उसके अंदर सैबोटाज भी आ जाता है, उसके अंदर बाकी कंस्पिरेसी थ्योरी भी निकल के सामने आती है। और तीसरी जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान, खासकर ये देखिए, हम सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी जेके यूटी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पुंछ राजौरी की तरफ नजर डालें तो आपने ये देखा होगा कि पुराने दिनों में तकरीबन हर साल पाकिस्तान जो है फायर करके जंगलों में आग लगाता है ताकि वो इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट किया कर जा सके। अभी ये एक गंभीर समस्या है, लेकिन समहाउ हमारी जो गवर्नमेंट है, आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, दे आर नॉट इक्विप्ड टू डील विद दिस प्रॉब्लम। इट्स ए वेरी मेजर इशू। और अगर आप कंट्रेरी अगर देखें, आप यूएसए, ब्राजील या दुनिया भर के जंगलों में आग लगती है, और वो बहुत भीषण आग लगती है, जिसके अंदर वो एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं, फायर ब्रेकर्स को यूज करते हैं, और अपना जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है उसको खुल के यूज करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी इसको सीरियसली लिया ही नहीं। अभी ये भी एक पब्लिक डोमेन में है कि डिफॉरेस्टेशन जो चल रहा है, जिसके अंदर उसको रेगुलराइज करने के लिए लोकल भी जंगलों में आग लगाते हैं ताकि उसकी सारी जो अगर कुछ उसमें गड़बड़ है तो उसके अंदर कवर हो जाए। ये हर जगह होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में फायर लगती है या जंगल में भी फायर लगती है। हाल फिलहाल में सर हमने कई जगह पे ऐसा देखा है जहां पे आग लगी है, वहां पे लैंड माइन्स वगैरह पे धमाके हुए हैं, सरहद के आसपास के इलाकों में जहां पे भी आग लगी है दोनों तरफ काफी बड़े बड़े धमाके हुए हैं और उससे काफी नुकसान भी हुआ है, खासतौर पे बॉर्डर के एरिया का। क्या कोई चैलेंजेस है मतलब फौज के लिए इन इलाकों में आग लगने के बाद नुकसान है, खासतौर पे हमारी बॉर्डर्स का? देखिए, ये एक गंभीर समस्या है, बट उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जब फायर करके जंगल में आग लगा देते हैं, उससे पेड़ गिरेंगे तो लैंड माइन वगैरह जो वो तो निकल जाएंगी, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ ये डबल एज वेपन इसलिए है कि अगर आपको पता चल जाएगा कि जिस एरिया में आग लगी हुई है वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल है, तो आप ज्यादा चौकसी लेंगे।
लेकिन ये हमारी जो वन संपदा की हम बात करते हैं, ये हमारी जो पूंजी है, इसका तो नाश हो रहा है ना। और इस नाश को रोकने के लिए हमें चाहिए कि सेंटर और स्टेट लेवल के ऊपर एक पॉलिसीज बनाई जाए जिनको मॉनिटर किया जाए और इंश्योर किया जाए कि हमारे जंगलों में आग जो है वो कम से कम हो। अभी आप जैसे ये फिगर कोट कर रहे थे हमारे जो साथी दोस्त हैं जी, तो ये तो लगातार बढ़ रही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये रीफ जो फॉरेस्टेशन है उसकी कोई कार्रवाई हो रही है, उसकी कोई जो जानकारी है क्या वो लोगों तक पहुंच रही है कि इतने हमारे पेड़ जो है वो नुकसान में चले गए, उनकी ओल्ड एज की वजह से उनको काटना पड़ा, और उसके बाद हमने इतने नए पेड़ लगाए हैं, तो वो तो कुछ नहीं हो रहा है। ना ये पब्लिक डोमेन में, ना ही गवर्नमेंट इसके लिए सीरियस नजर आती है। बड़ी बात है और बहुत बड़े इल्जाम कर्नल साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई भी है। लेकिन इस मामले के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर तौसीफ, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप लोग हमेशा इस सिलसिले में, माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, हमने देखा है आपको। लेकिन उसके बावजूद कहां लूप होल है, क्यों असर नहीं हो रहा है, और क्या वजह है कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन इस जानिब ध्यान नहीं दे पा रही है? देखिए शाहिद भाई, देखिए पहले हमें समझना है कि एज एन एक्सपर्ट मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जब फॉरेस्ट में फायर लगता है, जब जंगल में आग लगती है, तो लोगों को लगता है कि शायद पेड़ जल गए या पेड़ जलने की खाली खबर है या पेड़ जल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से और मेरे नजदीक वो खाली पेड़ जलते नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले जो आपका है वो इकोलॉजिकल, आपका सबसे पहले जो है वो इकोलॉजिकल डैमेज होता है जब आपके फॉरेस्ट फायर हो जाते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा ना, उसमें हमारी जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज है काफी कश्मीर की, जैसे हमारा दाजी गांव है। दाजी गांव में अभी दाजी गांव का जो ऊपर जो हांगुल का जो अभी जो कैचमेंट एरिया है, उसमें पिछले 4 दिन से अभी भी आग चल रही है वहां पे। कल शाम को भी वहां आग चल रही थी, परसों शाम को भी। तो जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जैसे हमारा हांगुल हो गया, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। दूसरा आपका इकोनॉमिकल लॉस, जो हमारे ऑर्चर्ड्स होते हैं, जो हमारे जो ऑर्चर्ड्स होते हैं, और जो हमारे जो बेसिकली वहां पे जो कहीं शुपियन में और कहीं और इलाकों में जब जंगल में आग लगी तो उसके जद में हमारे ऑर्चर्ड्स भी आ गए, तो आपका इकोनॉमिकल लॉस भी हो गया। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका हेल्थ हैजर्ड है, आपकी सेहत के ऊपर। जो ये वहां से जो हमारे जो गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो पेनिट्रेट हमारे लंग्स में हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारा कल्चरल जो इरोजन है, जैसे हमारे कुछ ऐसे आर्किटेक्चर वुडन्स है जो 1400 सेंचुरीज में जो कहीं कहीं लगे हुए थे, वो सारे हमारे खत्म हो रहे हैं। तो जंगल में आग लगना खाली पेड़ जलना नहीं है, जो एक आम इंसान को समझ आता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा और जो मेरे सहयोगी हैं उन्होंने भी कहा कि जैसे गवर्नमेंट शायद इस चीज को, इसकी जो डेप्थ है या इस चीज की जो संजीदगी है, वो कहीं पे वो समझ नहीं पा रही है। हम लोगों को शायद लग रहा है कि जैसे आम इंसान को ये लग रहा है जंगल में आग लगने का मतलब है कि पेड़ जल गए, चलिए ठीक है कि डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रही है, हम और एफॉरेस्टेशन प्लान में इसको लाएंगे। मगर ये खाली पेड़ जलना ही नहीं है, ये खाली एक एफॉरेस्टेशन ही नहीं है। एफॉरेस्टेशन के साथ साथ ये बहुत कुछ है। हम हमेशा गवर्नमेंट को पिछले कई सालों से, जब से ड्राई स्पेल कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, हमने अलार्म किया गवर्नमेंट को कि आप मोहल्ला कमिटीज बनाए जहां पे फायर वॉच ग्रुप्स बने। हर मोहल्ले में जो जंगल के नजदीक रहते हैं, ऐसे इलाके जो आग के बहुत प्रोन है, उसमें एक वॉच ग्रुप बनाया जाए, फायर वॉच ग्रुप बनाया जाए। जो भी एनजीओज वहां पे है, जो जैसे जो काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, जैसे हम भी काम कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली ट्रेन किया जाए। देखिए, हमें समझना है कि जो जंगल की आग है वो कोई आम आग नहीं होती है कि जैसे किसी घर में या कहीं पे आग लग गई या फैक्ट्री में आग लग गई, उसको बुझाने के तरीके अलग होते हैं। लेकिन जब जंगल में आग लगती है, उसके लिए हमें ट्रेन करना पड़ेगा फार्मर्स को, शेफर्ड्स को, ट्रैकर्स को। हमने नियर बाय रेस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट को, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, ताकि जब आग लगती है जंगल में, कहते हैं ना कि ये एक मशहूर कहावत है कि इट हैज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो इसीलिए कहा जाता है अगर इसको पहले कंट्रोल ना कर सके तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम पहले से गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि देखिए, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा, हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है। जैसे बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं वहां हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है जंगल की आग को बुझाने के लिए। यहाँ पे तो हमारे पास फायर टेंडर्स भी, और उन इलाकों में आग लगती है पहाड़ में जहां मोटरेबल नहीं होता है। तो हमें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम पिछले काफी सालों से इस चीज पे एडवोकेसी कर रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि सरकार को अकाउंटेबल बनाया जाए कि जो जंगल है ये खाली पेड़ नहीं जल रहे हैं, ये हमारी इकोलॉजी, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी, और साथ साथ जो इससे जो गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जितने भी गैसेस है, वो आसपास जो वहां लोग रहते हैं उनके लंग्स में चला जाता है। और वो आज आप देखें कि कश्मीर जैसी जगह, जहां पे लोग ठीक होने के लिए सेहत अफजा मकाम पे आते थे, आज
बड़ी बात यह है, और इस सिलसिले में भी हम आएंगे कि किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है इंसान के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को, और उसके हवाले से क्या रिपोर्ट है। इंजीनियर आकिब हुसैन मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इको सर्विस जो है, इकोसिस्टम सर्विसेज में हवा, पानी, सॉइल, इन तमाम तर चीजों पे जब आग लगती है तो कितना ज्यादा नुकसान होता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो हमारा ठीक है, जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों में हम आकिब साहब की तरफ आ जाएंगे। इसी सेम सवाल के साथ पठानिया साहब की तरफ आएंगे। कर्नल साहब, जिस तरह की सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, देखिए फौज हमारी कभी किसी से नहीं डरती, चाहे वो सरहद के पार उस पार जाना हो या सरहद के इस पार किसी को रोकना हो। सवाल ये है कि ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, गुप्त अंधेरों में भी फौज हमारी जाती है, ऑपरेशंस चलते रहते हैं, सर्विसेज में ट्रेनिंग चलती रहती है। क्या इन तमाम तर चीज़ों में आग लगने की जो वाकयात होते हैं, इस तरह की जो सिचुएशन बनती है, क्या ऑपरेशंस में भी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, जहां तक अगर हम फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको ना तो इंडियन आर्मी के पास कोई इक्विपमेंट है और ना ही वो एक्सपर्टीज है। लोकलाइज फायर के लिए हमारे पास सिस्टम होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जो वाइल्ड फायर की जब हम बात करते हैं, फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं, तो इसके लिए तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये गवर्नमेंट का काम है कि अगर कभी ये फायर लग जाती है तो उसको कम से कम समय में अपने जो ट्रीज आर बेसिकली अवर लाइफलाइन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, और अगर एक दुश्मन देश जो है उस दिशा में काम कर रहा है कि वो हमारे देश को हानि पहुंचाए थ्रू फॉरेस्ट फायर्स लगा के और साथ में उसका इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करके, तो ये जो पॉलिसी है ये आर्मी के बूते में नहीं है, उनके पास इसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, वेयर विद ऑल नहीं है, तो ये हैज टू बी डन एट ए very high level. When I say very high level, I would say that this is the involvement of the union government as well as the state government, a well laid out policy taking into consideration all the aspect, then making a effective monitoring system and accountability. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कभी हम यहाँ घूमने जाते हैं सन्नासर या पत्नीटॉप में, वहां पे अगर आप देखेंगे जो पेड़ लगे हुए हैं उनके अंदर बाय डिजाइन उनको काटा जाता है, उसके अंदर आग लगाई जाती है ताकि वो पेड़ उस सिचुएशन में पहुंच जाए जहां पे वो खतरा बन सके और उनको गिराया जा सके। तो ये अगर हम मैन मेड कार्बन की बात करते हैं तो इसके अंदर कोताही कहीं ना कहीं तो है। मैं बोलूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी है कि ऐसे लोग जो है जो हमारे देश के अंदर बैठ के, अपने घरों के अंदर बैठ के और हमारी वन संपदा का नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए कानूनी प्रावधान लाने पड़ेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट लानी पड़ेगी ताकि लोगों को एक मैसेज मिल सके कि दैट आई कैन नॉट प्ले अराउंड विद द प्रॉपर्टी ऑफ माय कंट्री और आई विल नॉट लेट एनीबॉडी डू दैट। तो ये एक बड़ा गंभीर समस्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, यानी कि ये चमन यूं ही बर्बाद होता रहे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजीनियर आकिब साहब, आपकी तरफ इस सवाल के साथ मैं आऊंगा, जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे हैं, क्या वाकई कानूनी प्रावधान को और भी ज्यादा सख्त करना पड़ेगा? जाहिर है कि आपको इस बारे में ज्यादा नॉलेज होगी और आपको पता होगा कि क्या करना है इस सिलसिले में। देखिए, जैसा कि अभी डिस्कशन हो ही रहा है कि फॉरेस्ट फायर्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए ताकि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है या जो इकोलॉजिकल नुकसान जो हमारा हो रहा है फॉरेस्ट का, ओब्वियसली इसके लिए स्ट्रेटजीज हमें बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और खासकर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो लोकल वॉलंटियर्स वहां पे होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सनल होते हैं, ट्रैकर्स होते हैं, क्योंकि जो आग होती है ये पहले ही मेजर फायर नहीं होती है, फायर जो है एक स्पार्क से स्टार्ट होती है और एक बहुत ही बड़े सानिया में तब्दील होती है। तो जितने हमारे जो लोकल वॉलंटियर्स हैं या जो वहाँ पे लोग जो कि बहुत क्लोज फॉरेस्ट एरिया के रहते हैं, जो सबसे पहले आग को डिस्कवर करते हैं, हमें उनको ट्रेन करने की जरूरत है। हमें उनको ऐसी टेक्निक्स बतानी है जो कि हम वहां पे इस्तेमाल कर सके, जिनसे जो ये फायर्स हैं हम उनको स्टॉप कर सके। और खासकर जो इक्विपमेंट्स हमें उस टाइम पे इस्तेमाल करने चाहिए उनके बारे में भी हमें उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि इस साल भी हमने जो हमारे डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार सर, उनकी हिदायत पे ही हमने काफी सारी जगहों पे अभी जो है हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है हमने इन कोलैबोरेशन विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखे हैं और कुछ प्रोग्राम्स हमने कराए हैं और काफी सारे प्रोग्राम जो है वो पाइपलाइन में है, जो हम
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है या जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ये फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट्स होते हैं उनको उन पे एक ब्रेक लगा सके। ठीक है डॉक्टर तौसीफ, एक बार अगर आग लग जाती है, तबाही हो जाती है उस इलाके में, तो इकोसिस्टम को फिर से इवॉल्व होने में कितना टाइम लगता है? दोबारा वहां पे हयातियात, जिंदगी की पैदावार में कितना टाइम लग सकता है? कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं कितने वक्त का? जी जी शायद देखिए, पहले मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने दोनों हमारे जो सहयोगी है उनसे एक सवाल पूछा था। देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट पॉलिसी है 2011 की, उसमें हमारा जो 20 ईयर जो स्टेट एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर है वो ऑलरेडी इन प्लेस है, क्योंकि उसमें हमें क्या मिलता है कि एक फ्रेमवर्क मिलता है। और लेकिन जो कैंपा हमारा है, जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा। और अगर हम इस चीज पे, क्योंकि 20 साल का जो हमारा प्लान है जो फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट 2011 के अंडर आता है, ये ऑलरेडी इन प्लेस है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अब फॉरेस्ट फायर बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी काम लेना पड़ेगा। हमने सैटेलाइट मॉनिटरिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और ड्रोन की सर्विलेंस भी हमें है, ड्रोन सर्विलेंस की हमें जरूरत है। और जितने भी हमारे जैसे फायर अलर्ट्स नोटिफिकेशंस वगैरह, क्योंकि आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे इसी प्लान में, जो 2011 का एक्ट है फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, फायर एक्ट के अंदर आता है, उसको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि 2011 में शायद ये फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास एआई टेक्नोलॉजी, जो फायर अलार्म्स है वगैरह वो अवेलेबल है। मुझे लगता है इनका प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक आपका सवाल है कि कितना टाइम लगता है, देखिए शायद भाई, ये जो जंगल में, जिस जंगल में जहां कहीं पे भी फॉरेस्ट फायर होता है, ये डिपेंड है कि वहां का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस टाइम का होता है। अगर उस मैग्नीट्यूड का ज्यादा है तो ऑब्वियसली जितना जख्म गहरा होगा उतना उसमें ठीक होने में वक्त भी लगता है। तो उसी हिसाब से ये डिपेंड करता है। ये हम कोई ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि हम इसको बता सकें कि हम बता सकें कि नहीं ये इस टाइम में रेस्टोर हो सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म रेजिलियंस की बात करें कि ताकि ऐसे ना हो, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत ही ज्यादा वोकल हूं हमारे वेटलैंड्स के बारे में, आपने वेटलैंड्स के बारे में भी से पहले कहा था, वेटलैंड्स हो या लेक हो, इन तमाम तर चीजों के लिए वाटर एंड कंजर्वेशन एक्ट पे अमल अगर किया जाता है तो दोबारा हम कई सारे वेटलैंड को जिंदा कर पाते हैं, और वहां कि जो चीजें 20 साल पहले बंद हो गई थी पैदा होना, वो अब पैदा होने लगी हैं। और आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से पता है, तो हम अपनी जंगलों को, अपने इकोसिस्टम को क्यों नहीं अगर ध्यान दे सकते? क्योंकि अगर जरा सी वेटलैंड पे हम ध्यान देते हैं, उन एक्ट पर अगर हम सही से काम करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम दोबारा कर लेते हैं, तो जाहिर है कि इकोसिस्टम को भी हम बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर तौसीफ जी 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 जी, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, अगर अभी कुछ चीजों पे हमारा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कश्मीर को, जो इसको टैग लाइन मिली थी कि ये जन्नते बेनजीर है, अगर हम इस टैग लाइन को बरकरार रखना चाहते हैं, सबसे पहले जो हमारा ध्यान होना चाहिए वो हमारे वेटलैंड्स पे होना चाहिए। क्योंकि वेटलैंड्स की वजह से जिस पेस से हीट बढ़ रही है और जिस पेस से वो ड्राई हो रहे हैं और एनक्रोचमेंट हो रही है हमारी वेटलैंड्स पे, जितना जल्दी हो सके सरकार को एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के अंडर, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी के अंडर हमारे वेटलैंड्स को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं रिलेट कर रहा हूं, जो हमारे फॉरेस्ट फायर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इसको और वेटलैंड्स के खुश होने में उनको अलग अलग ना समझिए, ये एक जैसी बात है, ये एक जिस्म है। अगर जख्म हमारे पैर पे भी लगता है, उसका दर्द हमारे पूरी जिस्म को होता है। अगर जख्म हमारे हाथ पे लगता है, तो हमने ये समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो हमारे वेटलैंड्स है उनको रिगेन करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। एफॉरेस्टेशन पे ज्यादा से ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि जो एफॉरेस्टेशन पे हम कम जोर दे रहे हैं, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा या आकिब साहब ने भी कहा कि हर किसी इंसान के लिए जब जंगल में आग लगती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उनको लगता है कि पेड़ जल गए, लेकिन पेड़ खाली ये पेड़ नहीं है। हमने लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये इस जंगल की आग से कितने हमारे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज बहुत सारे हैं वो कैसे एक्सटिंक्शन पे हैं। और अगर ऐसे जंगल आग लगते रहे और जंगलों में आग लगती रही, मुझे लगता है कि हम शायद ही खुदा ना खास्ता हम उन चीजों को खो देंगे, और जो बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर होगा अगर हम उन चीजों में से किसी भी चीज को हम खोएंगे। हमें उनकी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पहले ही हमने काफी ज्यादा जो हमारे ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जैसे हांगुल वगैरह है, स्नो लेपर्ड है, पहले ही हमने उनको धकेला है बहुत पीछे। हमारी जो अर्बनाइजेशन है, हमने मकाने हटे, और सरकार को चाहिए कि वो स्ट्रिक्ट रूल बनाए, जो जंगल के आसपास जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको बैन करे, इमीडिएट इफेक्ट से बैन करे, ताकि वो कहीं रीजन ना बने। और जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं वहां पे लोगों का आना जाना बंद रहे, until and unless you are not an expert, या आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कोई सर्वे नहीं कर रहे हैं, हर आम इंसान को आने जाने की वहां पे रोक हो।
क्योंकि अगर आप वो कर सकते हैं तो उसी चीज से हम जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह है उनको भी बचा सकते हैं, और साथ साथ हम इन फॉरेस्ट फायर, ये फॉरेस्ट फायर से अपार्ट फ्रॉम जो नेचुरल कॉजेज ऑफ, जैसे आकिब भाई ने भी कहा कि जो नेचुरल कॉजेज है फॉरेस्ट फायर, जैसे थंडरिंग हो गया एंड ऑल अदर थिंग्स, लाइटनिंग हो गया, लेकिन उसके बावजूद मेजर रीजन ये पाया गया है सर्वे में कि ह्यूमन एक्टिविटी से ज्यादा जंगल में आग लग रही है। और अगर सरकार को चाहिए वेरा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास जो पॉलिसीज है उनके ऊपर एक्ट करना, और अगर उस पॉलिसी में किसी अमेंडमेंट की जरूरत है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, तो वो लाएं, अपने एक्सपर्ट्स को सामने लाएं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करें कि जो 20 साल का एक प्लान हमने बनाया था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का पॉलिसी 2011 में, अभी वो इन प्लेस है, लेकिन कुछ चीजें चाहे जब पॉलिसी बनी थी वो चीजें अवेलेबल नहीं थी, आज वो अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेट अस अवेल दोस थिंग्स एंड लेट अस सेव दीज फॉरेस्ट्स, नॉट ओनली सेव द फॉरेस्ट बट सेव द इकोलॉजी, बट सेव द बायोडाइवर्सिटी, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सेव द एक नाम जो कश्मीर को मिला था कि जो जन्नत पे धरती पे जन्नत कहने वाली जगह। बहुत बड़ी बात कही आपने, और मैं आपकी तरफ वापस लौटता हूं और टेक्निकल टीम को कहूंगा कि इस चीज को फौरी तौर पे दुरुस्त करे। आकिब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, और उसके बाद आपने कहा था कि रिपोर्ट की जो बात कही कि कुछ रिपोर्ट बनी है, कुछ प्लान तरतीब दिया जा रहा है जिसपे अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और बेहतर तरीके से तालमेल होगा और इस चीज को हम बचा पाएंगे। किस तरह की ये रिपोर्ट है, क्या प्लान है जिसे तरतीब दिया जा रहा है, क्या इसके बारे में हम जान पाएंगे? आकिब साहब। जी जी, हेलो। हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा था कि कोई ऐसा प्लान जिसका आपने जिक्र किया, कोई प्लान है जिसको हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, खासतौर पे इकोसिस्टम को बचाने के हवाले से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के, कोई ऐसा प्लान है जिसको आगे चल करके उस पर अमल करना है? देखिए, जो प्लान है ये हमारे डिपार्टमेंटल लेवल पे ही हमारे डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर ने लिया है। खासकर जो अभी फायर सर्विस वीक भी होने वाला है उसमें भी हमने कुछ प्रोग्राम्स जो है चाक आउट किया है, जहाँ पे स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम हमने, क्योंकि जब भी फॉरेस्ट फायर होता है तो ये खाली एक एजेंसी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है, जैसे फॉरेस्ट के साथ फायर डिपार्टमेंट, SDRF, बाकी एजेंसीज भी होती है। और जो स्किल एक्सचेंज होता है, क्योंकि स्किल एक्सचेंज वहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट तो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता ही है, या SDRF अपने काम एक्सपर्ट होता है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो हमें भी SDRF से लेनी होती है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फायर डिपार्टमेंट से लेनी होती है। तो उसके लिए भी हमने इस फायर सर्विस वीक जो आने वाला है अप्रैल में, तो उसमें हमने ऐसे प्रोग्राम्स जो है चाक आउट किए हैं, और जहाँ पे जो है हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स फॉरेस्ट फायर्स के नजदीक जितने भी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, हम उनको ट्रेन कर सके, ताकि जो ऐसे फॉरेस्ट फायर्स होते हैं ताकि वो अवेयर रहे और ट्रेंड रहे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो फॉरेस्ट फायर्स जो होती है ये भी एक छोटी चिंगारी से ही शुरू होती है, जो कि एक बड़े साने में फिर तब्दील होती है। तो हम ऐसे मेजर्स जो है, ऐसी टेक्निक्स उनको बताएंगे जिससे जो है आग जो है इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल हो सके। बड़ी बात है। और लेकिन फिलहाल जितनी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे आपको लगता है कि एक ख़ास या फिर आम आदमी पे ही इस चीज़ का बोझ डाल देना ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया इस सिलसिले में कुछ न करे? नहीं, देखिए, हर किसी चीज को जैसे भी जो फायर इंसिडेंट होता है, जो ये तो एक डिजास्टर है, और उसमें हर किसी को अपना रोल प्ले करना होता है। गवर्नमेंट एजेंसीज भी अपना रोल प्ले करती है, जैसे मैंने कहा कि फायर डिपार्टमेंट भी उसमें अपना एक रोल प्ले करता है, या जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसके साथ साथ लोगों को भी, क्योंकि विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ पीपल हम इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते, तो लोगों का भी वहां पे सहयोग चाहिए होता है। जैसे प्रोग्राम में हमने पहले से ही जिक्र किया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फॉरेस्ट फायर, अगर हम एज अ सिविलियन हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हमारे ऊपर भी एक जिम्मेवारी है कि जब भी हम कैंपिंग करने जाए तो हम ऐसे फायर्स पहले तो उनको प्रिवेंट करें, और खासकर अगर हमने ऐसे फायर्स जैसे कैंप फायर वगैरह लगाए हैं तो हम प्रॉपरली उसको चेक करें कि क्या हमने उसको पूरा एक्सटिंग्विश किया है कि नहीं किया है, कि अदरवाइज उसी छोटी चिंगारी की वजह से एक बहुत बड़ा सानिया हो जाता है। तो ये हर किसी से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बात है। और डॉक्टर तौसीफ, जिस तरीके से अभी आकिब साहब कह रहे थे, आपने भी कहा उस चीज़ को बारे में, ख़ास तौर पे अगर कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान दें इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपने इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए, और आपकी ज़ुबान में जम्मू कश्मीर को जन्नत नज़ीर बनाने के लिए, तो क्या ये बेहतर प्लान होगा, बेहतर एग्जीक्यूशन होगा, और इस सिलसिले में हम आगे बढ़ सकते हैं? आपकी राय?
जी जी, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कोई भी चेंज लानी हो, चाहे वो ग्रीनरी के बारे में, अफॉरेस्टेशन के बारे में या प्रोटेक्शन ऑफ दीज फॉरेस्ट फायर्स हो, आपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व जरूरी करना है। अगर आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार अलोन कैन डू इट या एनजीओज अलोन कैन डू इट। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। देखिए जैसे हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने रिसेंटली अभी श्रीनगर और बांडीपोरा जो दो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनको हाईली जो उनका जो बेसिकली उन्होंने वहां पे एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा है फॉरेस्ट फायर का। तो इसका मतलब यह है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पहले से ही कहा तो इसका मतलब यह हमें समझ आता है कि इन दो डिस्ट्रिक्टों में लोगों के साथ साथ, सरकार के साथ साथ जो हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेज है या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनको भी साथ साथ ही सतर्क रहना पड़ेगा अगर हम सच में इन चीजों को ठीक करना चाहते हैं। और इस फॉरेस्ट फायर से हम देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि कश्मीर एक क्रॉस रोड पे है। अगर मैं एक आंकड़े आपके सामने रखूं, 2001 से लेकर 2023 तक 23% जो हमारा फॉरेस्ट लॉस हुआ है इस फॉरेस्ट फायर की वजह से, 23%। ये एक ह्यूज नंबर होता है। और ये जो मैं आपको आंकड़े सामने रख रहा हूं, ये आंकड़े आपके नेट पे भी अवेलेबल है, आप वहां पे भी देख सकते हैं कि 23% हम इस क्रॉस रोड पे खड़े हैं। हमें चाहिए कि एक पॉलिसी रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, ये तीन चीजें हैं। जब तक ये साइड बाय साइड इनके ऊपर काम नहीं होगा तब तक हम इन चीजों से, अगर हम कहते हैं ना कि मैं कहता हूं हमेशा कि अगर हम बचाव नहीं करोगे तो इलाज कौन करेगा। हमने बेसिकली बचाने के साथ साथ इलाज करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वरना हम वेट करेंगे कि भाई साहब कहीं पे आग लग गई, फिर हम फायर टेंडर लेके जाएंगे, फिर कहेंगे वहां आगे रोड नहीं, हम कैसे जंगल में जाएंगे। हमने उस लेवल तक इसको जाने नहीं देना है, क्योंकि हम एक बहुत ही इको फ्रेजाइल जगह में रह रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई भी चीज होती है, चाहे वेटलैंड सूखता है, स्प्रिंग सूखता है या कोई पेड़ कटता है, इसका इफेक्ट खाली कश्मीर के ऊपर नहीं बल्कि कश्मीर के आसपास जितने भी जियोग्राफिकल एरियाज है उन पे इसका असर होता है। तो अगर हमें सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा और खाली गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ना पड़ेगा। जैसे आकिब साहब ने भी कहा कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा वॉलंटियर्स को थोड़ा प्रमोट और उनको ट्रेन करना पड़ेगा इन फॉरेस्ट फायर के बारे में। आने वाले 2-4 साल में खुशक साली और बढ़ सकती है, ड्राई स्पेल और बढ़ सकता है अगर एक्सपोर्टों की माने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे हमें इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा और मिनिमाइज इस डैमेज को करना पड़ेगा। जहां आग कहीं भी लगती है, चाहे वो खुदा ना खास्ता घर में हो या जंगल में हो, जितना उसको मिनिमाइज करेंगे लॉस ही उतना कम हो जाएगा। अभी हमने लगातार जनाब आकिब साहब देखा कि अमेरिका, कैलिफोर्निया, आसपास के कई सारे इलाकों में जो जंगलों की आग थी वो कितनी भयावह हो सकती है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ख़ास तौर पे जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को ही नहीं, हमारे इकोसिस्टम को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी कितना ज़्यादा नुकसान, पूरा स्टेट हमने तबाह होते हुए देखा। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि क्या ये इस वक्त हर साल बढ़ते हुए आग के जो वाकयात है वो अलार्मिंग सिचुएशन है अभी हमारे लिए जम्मू कश्मीर में खास तौर पे? हमें इस चीज को यही समझना है कि जो हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में स्ट्रेस दिया कि इनिशियल स्टेज में ही आग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई भी आग, अगर हम हाउस होल्ड फायर की बात भी करेंगे या फॉरेस्ट फायर्स की भी बात करेंगे, तो जो है आग अगर हम इनिशियल स्टेज में कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं तो यही आग जो है एक बहुत ही बड़े सानिया में तब्दील होती है। और खासकर जब जिन फायर्स का आपने जिक्र किया वहां पे जैसे गस्टी विंड्स या वगैरह होती है, तो फिर ये आग जो है ये बहुत रैपिड पेस लेता है और बहुत पूरे एरिया को तबाह कर देता है। तो फिर से मैं वही बात बताना चाहूंगा कि इनिशियल स्टेज में ही, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं, जैसे हमें चोट भी आती है तो डॉक्टर से लेने से पहले तो हम फर्स्ट एड ही देते हैं ताकि जो जख्म है वो वर्स ना हो जाए। तो सेम इज द केस विद फायर। जब हम इनिशियल स्टेज पे ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम जो है मेजर डिजास्टर को अवॉइड कर सकते हैं। तो डीप इन द फॉरेस्ट अगर हमें ये पता ही न चले कि आग कहीं पे लगी है या किसी भी तरीके से कहीं भी कुछ भी हो रहा है, किसी भी वजह से हो रही हो, तो क्या हमें पता चल पाएगा? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसे हमें पता चल पाए? देखिए उसके लिए तो हम जो है वॉच एंड वार्ड भी कर सकते हैं। हमारे जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जो बंदे होते हैं वहां पे वो तैनात होते हैं, वो मैनुअली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या हम सीसीटीवीज वगैरह भी कहीं कहीं जगहों पे जहाँ पे फिजिबिलिटी हो वहां पे लगा सकते हैं। तो हमारे पास भी काफी सारी टेक्निक्स हैं जिनका हम जो भी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम जितनी आग की डिस्कवरी अर्ली हो उतना हम नुकसान होने से रोक सकते हैं।
डॉक्टर तौसीफ, हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, सिर्फ अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो आदिवासी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गुज्जर बकरवाल मूव करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जो एक ख़ास पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर मौसम में रहते हैं, फिर वहाँ से मूव कर जाते हैं। उनकी ज़िंदगी उन्हीं पे डिपेंड है सैकड़ों साल से। सवाल ये है कि इन इलाकों में रहने वाले ये लोग क्या इस तरह की सिचुएशन में, या उन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी लोग जो भी वहाँ पे रहते हैं, क्या उनके लिए भी ख़तरा है? और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था कि पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया था और लोगों की मौत हुई, हमने देखा। तो सवाल यह है कि क्या इन तमाम तर चीज़ों का भी कोई कनेक्शन है जो आप हमें समझा पाएं? नहीं, बिल्कुल कनेक्शन तो है। देखिए, जो इलीगल एक्टिविटीज लाइक जो जैसे चारकोल प्रोडक्शन है, जो कोयला प्रोडक्शन के लिए या हनी कलेक्शन के लिए, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। क्योंकि अगर आप हनी कलेक्शन के लिए जाते हैं जंगल में, तो उसके लिए भी आपको ओपन फ्लेम्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप चारकोल प्रोडक्शन के लिए जाते हैं, उसके लिए भी आपको फ्लेम की जरूरत पड़ती है। शेफर्ड्स भी कहीं कभार क्या करते हैं कि वो जैसे किसी इलाके में घास है, वो उसको इसलिए भी जला देते हैं पुराने घास को, ताकि नई घास अच्छी आ जाए। तो कहीं ना कहीं उनके जो अपने जो उस इकोलॉजी में वो काफी सालों से, सदियों से रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब वो पहले ऐसा करते थे, तब हमारे जो पहले ऊपर वाले जो पहाड़ हुआ करते थे, वो पूरे ढक के रहते थे बर्फ से। लेकिन अब वैसा नहीं है। जो हमारे पहाड़ हैं, जो हम यहाँ श्रीनगर से भी देख सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी उनको खाली नहीं देखा था मार्च अप्रैल में, आज उनके ऊपर कोई बर्फ नहीं है। और जो हमारे शेफर्ड्स हैं, जो हमारे ये जो हनी कलेक्टर्स हैं, या जो चारकोल प्रोडक्शन से कोयला वगैरह बनाते हैं, उनको शायद इन चीजों के ज्यादा ध्यान नहीं है। वो अपने उसी ट्रेडिशन के साथ चल रहे हैं, और वो उनके लिए जहां भी उनके लिए आग की जरूरत है वो करते हैं। और कहीं ना कहीं पे आज हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो हमारा अपरदाची गांव है, जो हांगुल का एक हैबिटेट है, वहां पे पिछले 2-3 दिन से आग चल रही है। और जब लोगों से हम कन्फर्म वहां बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये वो ग्रेजिंग एरिया है जहां पे वो इसलिए आग लगाते हैं ताकि नई घास आए। लेकिन उनके घास के चक्कर में जो हमारे पिछले 25 साल में जो हमने एक खासा ही रीजन जो फॉरेस्ट का हमने गंवाया है, उसके रेस्पॉन्सिबल कौन रहे? तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी पड़ेगी। और अगर वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं लाते हैं, कि कुछ साल पहले ही दिल्ली के आसपास सराउंडिंग में जितनी भी एरियाज हैं, स्टेट हैं, वहाँ पे किसानों ने एक छोटी ऐसी गलती की थी, हालांकि उनके हिसाब से सही था, कि वो अपने क्रॉप को लेने के बाद आग लगा देते थे। उसके बाद दिल्ली कितनी पॉल्यूटेड हो गई, दिल्ली कितनी ज़्यादा आज ख़तरनाक है, और वहाँ का क्या सिस्टम है आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। तो ये लोग जो इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं या इस तरह की भावना जता रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सेम इस तरह की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है, और इसके लिए कुछ हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी पड़ेगी रिगार्डिंग फॉरेस्ट फायर्स, और उसके प्रिवेंशन के ऊपर काफी ज्यादा हमने लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा कि सही बात है, जैसे दिल्ली में वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे थे, हरियाणा, पंजाब में वो अपने जो बचे हुए फसलें, उनकी जो जड़ें थी, उनको जलाते हैं उसके, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट एयर पोल्यूशन दिल्ली में इतना ज्यादा बढ़ गया। और कश्मीर एक बहुत ही इको फ्रेजाइल जगह है। मुझे लगता है कि हम इस बात को मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कश्मीर में नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो जंगल हमारे जल रहे हैं, एक तरफ से अर्बनाइजेशन है, एक तरह से हम आबादी बढ़ने की वजह से लोग जंगलों की तरफ जाने लगे हैं, वहां मकाने बना रहे हैं। एक तो वो थ्रेट है ऑलरेडी, दूसरा ऊपर से अब जो ऑन द टॉप ऑफ इट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये फॉरेस्ट फायर्स है। और मैं ये इस चीज को बिल्कुल रिलेट करूंगा कि जैसे दिल्ली में जैसे सूरत हाल बनी है, हाँ उस लेवल की नहीं, लेकिन वैसी सूरत हाल भी कश्मीर में बन सकती है। इसके लिए मुझे लगता है कि जब तक गवर्नमेंट कोई हार्ड हैंड इसके ऊपर यूज ना करें, जैसे अभी आकिब साहब ने कहा कि सीसीटीवी वगैरह, मैं उससे बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूं। नहीं पॉसिबल है फॉरेस्ट एरिया में आप सीसीटीवी वगैरह लगाएं। और जितने भी हमारे जहां भी आग के वारदात आए हैं पिछले 1 महीने में, रिसेंटली बात करूंगा, जहां पे मैंने खुद भी 2-3 जगह विजिट किया, उन जगहों पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सीसीटीवी या सर्विलेंस लगाएं। हाँ, उसमें आप ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको हमें यूज करने की जरूरत है। और जो शेफर्ड्स हैं और जो लोकल वहां पे जंगलों के अंदर जो काम करने के लिए अपनी लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, उनको ट्रेन करने की जरूरत है। अगर वो ट्रेन हो जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे बड़े हद तक अब पिकनिक मैं इस सवाल के साथ आकिब साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा कि डॉक्टर तौसीफ, जिस तरीके हमने देखा कि कई जगह पे, कई मुल्कों में जहां पे आग लगने के वाकयात ज्यादा बड़े हैं, वहां पे सैटेलाइट इमेजनरी का सहारा लिया गया, खासतौर पे फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम लगाया गया था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको फायदा हुआ और उस पर कंट्रोल किया गया। हो सकता है कि सीसीटीवी ज्यादा इफेक्टिव ना हो जम्मू कश्मीर के लैंडस्केप के हवाले से, लेकिन क्या इसके अलावा दूसरा कोई जरिया है जिसे हम समझ पाएं?
बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हम सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम आज अवेलेबल है, हम उससे सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एआई पावर्ड जो हमारे प्रिडिक्टिव मॉडल्स है वेदर डेटा के लिए जो यूज होते हैं वो हो सकते हैं। ड्रोन्स हम यूज कर सकते हैं फॉर सर्विलांस, क्योंकि इन सम एरियाज में तो हम कभी ना कहीं कुछ एरियाज में तो मुझे लगता है कि अब ड्रोन्स का यूज हो रहा है। हाँ, कश्मीर एक थोड़ा फ्रेजाइल एरिया है जहां से आपको परमिशन वगैरह होगा, वो तो डिपार्टमेंट का अपना काम है, दे विल सी टू इट। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा 20 ईयर स्टेट एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर है, SAPFF है, उसको कहीं ना कहीं रिवाइव करने की जरूरत है और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो हमारी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उस पॉलिसी को इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में और कठिनाइयां बढ़ने की चांसेस है। हमारा यहाँ पे जो इरेटिक वेदर पैटर्न है, हमारा जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इनकी वजह से आगे आने वाले 3-4 महीने में भी आप कश्मीर में बहुत ज्यादा हीट देखेंगे। और इन चीजों से लड़ने के लिए हमें सरकार को, एनजीओज को, लोकल्स को, वहां पे शेफर्ड्स को जो लाइवलीहुड अपने जंगल वगैरह से जो फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं, हमारे आर्मी पर्सनल्स को, उन सबको एक बाकायदा एक ट्रेनिंग मैनुअल होना चाहिए जहां पे हम उनको ट्रेन करें कि अगर वो फॉरेस्ट फायर इनिशियली कहीं पे देखते हैं उसको डोज ऑफ कैसे किया जाए, ना कि वो वेट करें कि कब तक दूसरा डिपार्टमेंट आएगा, तीसरा डिपार्टमेंट आएगा, फिर तो वो आपे से बाहर चला जाता है। जैसे हमने पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जबरवन हिल्स में जो अपर रीच जाजीगाम का है, वहां पे हम फायर कंट्रोल अभी भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल इंजीनियर आकिब हुसैन मीर साहब, जिस तरीके हमने सिलेबस तो नहीं देखा कि जम्मू कश्मीर में बच्चों को इकोसिस्टम को बचाने के हवाले से क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इस हवाले से बेसिक से बच्चों के जहन में, न्यू जनरेशन को अपने इन्वायरमेंट को उसकी हिफाजत के हवाले से कुछ बताया जा रहा है, और क्या पूरे ओवरऑल हमारे दरमियान, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं ताकि लोग इसके बारे में फिक्रमंद हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ दिन पहले ही इनफैक्ट एक बुक जो है सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हुई थी, जिसमें शायद डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है, जिसमें बाकी डिजास्टर्स के साथ साथ फायर का भी जिक्र मैंने देखा है, उसके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है कि बच्चों को जितना हम अर्ली स्टेजेस में ये चीजें पढ़ाएं, जितना जल्दी वो इस चीज को समझे, क्योंकि जो लाइफ सेविंग स्किल्स होती है जो कि हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी अफराद कहीं पे फंसा हुआ है, कोई भी किसी भी मुसीबत में है, तो जैसे CPR वगैरह जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है, अगर वो उस टाइम पे उन विक्टिम्स को देंगे तो वो किसी की जान बचा सकते हैं। या इसी तरह जो फायर प्रिवेंशन के हवाले से जो हमने जिक्र किया, अगर वो अर्ली स्टेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाए तो हम बहुत बड़े हादसा को रोक सकते हैं। तो इसके हवाले से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अभी जो है अच्छा स्टेप लिया है कि अर्ली एजुकेशन जो बच्चों के 5th, 6th, 7th क्लासेस है, जो कि जहाँ पे बच्चों को ये चीजें समझने की जरूरत है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक अच्छा स्टेप इनिशिएटिव लिया है। बहुत बड़ी बात है, और जाहिर है कि इन तमाम चीज़ों के हवाले से गवर्नमेंट की सराहना भी की जानी चाहिए। डॉक्टर तौसीफ, कुछ चीज़ें जो ख़ास तौर पे, चूँकि आपके साथ हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं इस सिलसिले में अपने मदरलैंड को बचाने के लिए, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि आपकी नज़र में क्या कुछ ऐसा एफर्ट होना चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर को शामिल किया जाए, गवर्नमेंट इसमें आगे आए, क्योंकि देखिए सेंटर की तरफ से बहुत सारे पैसे इस सिलसिले में मिलते हैं, बजट है इस सिलसिले में, स्टेट गवर्नमेंट के पास बजट होता है, तो क्या आपकी नज़र में एज ए एक्सपर्ट कुछ लगता है कि इस सिलसिले में हम कर सकते हैं, खास तौर पे ओवरऑल? जी, देखिए, पहले में सबसे पहले जो है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं सिंपली कहूंगा कि पहले हमने प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में हमने पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स करने पड़ेंगे, हमने एजुकेट कम्युनिटीज को करना पड़ेगा, और जो फायर रिस्क है वो सेफ प्रैक्टिसेस कैसे हैं, जैसे अगर ओपन फ्लेम है ड्यूरिंग ड्राई सीजन, उसको कैसे डोज ऑफ किया जा सकता है। दूसरा, उसमें हम कर सकते हैं कंट्रोल्ड बर्न्स हम कर सकते हैं, जैसे रिड्यूस एक्सेस टू ड्राई वेजिटेशन फ्यूल, उसको भी हम प्लान कर सकते हैं। बैन और जो ओपन बर्निंग है उस पर बैन, और सर्विलेंस और मॉनिटरिंग, ये सारे हमारे प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में आएंगे। दूसरा, जैसे आपने कहा कि सरकार, पॉलिसी एंड एनफोर्समेंट तो सरकार के हाथ में है, एनजीओ ये कर नहीं सकती है, वो अवेयरनेस कर सकती है, लेकिन पॉलिसी एंड एनफोर्समेंट उसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगनी चाहिए। मैं हमेशा इसकी बात की एडवोकेसी करता हूं कि स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए, एनफोर्समेंट फाइन और लीगल एक्शन होनी चाहिए। जहां कहीं भी कोई डिस्कार्ड सिगरेट, बीडीज वगैरह जो अनअटेंडेड हो, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए। और रेगुलेट लैंड यूज, जैसे हम लिमिटेड डिफॉरेस्टेशन है, इररेस्पॉन्सिबल लॉगिंग जो एक फायर इंक्रीज करती है डिफॉरेस्टेशन के बाद, उसके ऊपर गवर्नमेंट को
स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी पड़ेगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, जो मैंने अभी भी बात की कि रिपोर्ट सिस्टम हमने बनाना पड़ेगा, एक हॉटलाइन हमें सर्कुलेट करनी पड़ेगी। जो ज्यादा फॉरेस्ट, जो एरियाज ज्यादा प्रोन टुवर्ड्स हमारे जो जंगलात जो ज्यादा आग की तरह ज्यादा प्रोन है, वहां पे हमने एक रिपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे वेदर अलर्ट्स होते हैं, जैसे पिछले बार भी गवर्नमेंट ने पहली बार एक नोटिफिकेशन आया जहां पे लोगों को अवेयर किया गया कि इस टाइम जो वेदर अलर्ट हमारा है, काफी ज्यादा कंडीशन जब हमारा यहाँ पे सूखा पड़ गया था या तेज हवाएं चलती है, उसके टाइम एक अलर्ट गवर्नमेंट एक वेदर अलर्ट भी जारी करे, जो पीछे हुआ था। मैं उसकी बड़ी सराहना करता हूं। और इक्विपमेंट रेडीनेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाटर टैंक्स आप आसपास वहां पे रखे, जैसे गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया बांडीपोरा और श्रीनगर में, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रोन है। तो लॉन्ग टर्म मेजरमेंट्स में अगर हम बताएंगे कि लॉन्ग टर्म मेजरमेंट अब मेरे नजदीक सबसे ज्यादा है, वो है रिफॉरेस्टेशन। कश्मीर में काफी तादाद में हमने काफी ज्यादा पेड़ों को खोया है। मुझे लगता है उन चीजों को सब लोगों, जैसे आपको पता होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेज लिया है कि हम 5 लाख पेड़ लगाएं और हर दिन हर महीने में हम जितना भी हो सकता है मैक्सिमम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एनवायरनमेंट में जितनी सारी मुश्किलात हैं, उन सब का जो प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, दैट इज टू प्लांट ट्रीज। और क्लाइमेट एडेप्टेशन भी जरूरी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हमें एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जो ड्रॉट है या हीट वेव है, ये लिंक्ड है हमारी क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज पे खाली हमारा कश्मीर या खाली हमारा देश हिंदुस्तान या खाली साउथ एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। हमें भी उसका पार्ट बनना चाहिए। और क्लाइमेट क्राइसिस का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके हम हिस्सेदार इस हिसाब से बने कि हम अपने हिसाब से देखें कि मैं क्या कर सकता हूं एज अ इंडिविजुअल लिविंग ऑन दिस अर्थ, इस धरती पे रहने वाला एक बाशिंदा, मेरी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है ये सबसे मेन पॉइंट है कि एज अ इंडिविजुअल हम क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनाब इंजीनियर आकिब साहब जैसे लोग मंसूबे बनाते रहें, प्लानिंग बनाते रहें, और डॉक्टर तौसीफ जैसे लोग इन तमाम तर चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए बोलते रहें, और मेरे जैसे लोग आप तक हर लम्हे की खबर आप तक पहुंचाते रहें, और अगर आप ही ना समझना चाहें और एज ए इंडिविजुअल जो हमें देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वो इस चीज़ को सही माने में ना समझे, तो हुकूमत भी बेदार नहीं होगी, इंतजामिया भी नहीं, और हमारा आसपास तबाह हो जाएगा। एक दिन दुनिया में जहां भी